Hey, what's up guys? This is me, लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के लिए कहानी और किस्सा क्लास 10 AI 417 एंड डेटा साइंस चैप्टर जिस तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ओके, सो कहानी धीरे धीरे इस चैप्टर तक पहुंच चुकी है और यहाँ से हम लोग डेटा साइंस का इंट्रोडक्शन है जिसको हम लोग अब देखिए बात कर रहे हैं हम लोग डेटा साइंस, है ना। तो इसमें दो शब्द हैं जो जुड़े रखे हैं, डेटा और साइंस। मैं बीच में बड़े ही आराम से आपको चीजें समझाऊंगी। थोड़ा हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन चीज ऐसे दिमाग में डालेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम, कमिंग एग्जाम, इसके बाद में भी कभी आपको डेटा साइंस से आपकी मुलाकात होना है तो आप इसको परफेक्टली बता, ये मेरा एम है। एंड चलिए, डेटा और साइंस दो शब्द यहाँ पर मैंने कहा कि मिले। देखो, अगर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें, हमारा सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये बिना डेटा के बिना, अगर अभी तक की जर्नी में हमने बीते हुए चैप्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इंट्रोडक्शन देख लिया, एआई प्रोजेक्ट साइकिल देख लिया, हमने पाइथन कोडिंग है जो कर ली, प्रोग्रामिंग के अंदर हमने बहुत सारी चीजें हैं जो करी। हमने एक चीज यहाँ पर मेन देखी कि किंग कौन है, यहाँ पर डेटा है किंग, है ना। और अगर हम प्रोग्रामिंग को या पीछे पढ़े हुए चैप्टर्स को छोड़ दें और आसपास भी देखें, आज की डेट में सोने से भी ज्यादा दाम किसके हैं? ऑफ कोर्स डेटा के, है ना। तो डेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पूरी की पूरी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? डेटा के ऊपर। जितना डेटा हम देंगे हमारे मॉडल को, वो उतना ही निखर करके आएगा, है ना। मान लो मैं किसी टॉपिक के ऊपर पढ़ाई कर रही हूँ, अब मैंने एक बुक से उस चीज को पढ़ा और किसी बंदे ने उसको 10 किताबों से पढ़ा। नॉलेज उस चीज से रिलेटेड किस बंदे के पास ज्यादा होगी? मेरे पास, जो मैंने एक बुक से चीजें पढ़ी हैं, या फिर वो बंदा जिसने 10 किताबों से उस चीज का ज्ञान है जो हासिल किया है। तो डेटा किसके पास ज्यादा है? ऑफ कोर्स नॉलेज, ज्ञान, समझ जो उस टॉपिक को लेकर के है, वो उसी बंदे के पास ज्यादा होगी, है ना। वैसे ही हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम जिस भी मॉडल को क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारा परफेक्शन की तरफ तभी जाएगा जितना डेटा उसके पास में है। आज आप आम एग्जांपल ले लो चैट जीपीटी का। ये फ्री क्यों है? ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर भला कर रहे हैं। एक्चुअल में ये लोग हमसे हमारा डेटा ले रहे हैं। अपने ओपन एआई का ये जो चैट जीपीटी है, तो ये चैट जीपीटी को डेटा दे देकर हम ही डेटा दे रहे हैं उसको। हम ही स्मार्ट है जो उसको बना रहे हैं। तो हम सारा डेटा उसको दे रहे हैं, क्योंकि फ्री होगा तो ज्यादा लोग हैं जो उसके ऊपर आएंगे और ज्यादा डेटा है जो उसके साथ में उसके पास जाएगा। और जितना डेटा जाएगा वो उतना ही स्मार्ट काम है जो कर पाएगा। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में कुछ भी नहीं है अगर उसके पास में डेटा नहीं है। तो ये कंप्लीटली टोटली डिपेंड है किसके ऊपर? डेटा के ऊपर। इट इज द डेटा विच इज फेड इनटू द मशीन विच मेक्स इट इंटेलिजेंट। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात हो रही है। तो इंटेलिजेंट तभी बनेगी जब इसको जितना पॉसिबल हो पाए उतना डेटा हम देंगे, है ना। एग्जाम में तुम्हें चीजें याद आती है जो चीजें तुमने बार बार पढ़ी है ना, बार बार पढ़ी हो। और जितनी चीजें आपने, मतलब उस एक टॉपिक को कवर करने के लिए आपने जितने एग्जाम्पल्स लिए होंगे ना, आप मैथ्स की भी बात कर लो, आपने कोई भी प्रॉफिट लॉस पढ़ा, 2 एग्जाम्पल किए और वहीं पर 200 एग्जाम्पल किए, है ना। तो अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 200 वाला बच्चा कर लेगा, 2 वाला फंस भी सकता है ना। तो जितना डेटा आप दोगे ना अपने मॉडल को, वो उतना ही इंटेलिजेंट है जो बनेगा। तो हम शुरुआत कर रहे हैं डेटा साइंस की। तो डेटा क्या है, इसको हम डीप में भी पढ़ेंगे। अगर हम 2 शब्दों में बात करें तो कोई भी एक इंफॉर्मेशन होगी, फैक्ट्स हो गया, आप हो, आपसे रिलेटेड डेटा, आपका नाम, आपका फादर नेम, मदर नेम, ये वीडियो इस टाइम पर बन रही है, टाइम क्या है? डेटा। इस वीडियो का टाइटल क्या है? डेटा है। ये वीडियो क्या है? डेटा है ना। सो एवरीथिंग हमारे अराउंड क्या है? डेटा घूम रहा है। तो मैंने तभी कहा ना, डेटा बादशाह है, सोने से भी महंगे दाम है डेटा के। साइंस हम लोगों को पता है कि जिसमें हम चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, है ना। कुछ हमें चीज पता चली, हमने एक्सप्लोर किया। और अब दोनों शब्दों को जब साथ में मिला दिया, डेटा और साइंस को, अब ये है कि जो इंफॉर्मेशन है या जो डेटा हमारे पास में है, व्हेन वी यूज यही वाली डेटा या इंफॉर्मेशन
टू लर्न एंड डिस्कवर न्यू थिंग्स। तो ये दोनों का एक कह लो कि कॉम्बिनेशन हो गया डेटा साइंस। तो एक तो एक आम सी परिभाषा थी जो तुम्हारे दिमाग में बैठी और जिससे एक टॉपिक का इंटरेस्ट बना कि भाई तुम पढ़ क्या रहे हो। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, डेटा की। एक्सप्लोर व्हाट इज डेटा। मैं बता चुकी हूँ डेटा कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए उसने कहा पीस ऑफ पजल। मैं बड़ा ही एक नॉर्मल सा सिंपल सा आपको एग्जाम्पल बता चुकी हूँ कि आपसे रिलेटेड आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप कौन सी क्लास में हो, कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारा क्या है, डेटा ही तो है ना। तो डेटा वर्ड्स की फॉर्म में हो सकता है, पिक्चर की फॉर्म में हो सकता है, नंबर की फॉर्म में हो सकता है। डेटा का टाइप है जो कुछ भी हो सकता है। डेटा टाइप पढ़े थे ना पाइथन के अंदर, तो वहां पर भी हमने डेटा को देखा। अब डेटा की बात हो चुकी है, अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 डोमेन पर, आपको पता है कि हम लोग काम कर रहे हैं। शुरू से लेके अभी तक हम इन डोमेन्स को बार बार देख चुके हैं और यहाँ से पहले डोमेन की शुरुआत होती है जिसका नाम है डेटा साइंस। ठीक है, तो 3 कंधे कह सकते हो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके ऊपर डिपेंड करती है, डेटा के ऊपर डिपेंड करती है। जितना डेटा हम उसको देंगे उतना ही क्या होगा, हमारा मॉडल है जो स्मार्टली काम करेगा। और डेटा नंबर भी हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं, पिक्चर भी हो सकती है। मैं ये जो बोल रही हूँ, मेरे ये जो आवाज निकल रही है, ये भी तो क्या है, डेटा है। तो अब जब हम अपने कंप्यूटर को, अपनी मशीन को, अपने मॉडल को जब डेटा देंगे, तो वो डेटा कुछ भी हो सकता है। वो डेटा क्या हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, आप ही ने कहा मैम, है ना, फोटो या कुछ भी वीडियो की फॉर्म में हो सकता है, कोई लैंग्वेज हो सकता है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं अपने एआई मॉडल को कहूँ कि मैं जो बोल रही हूँ उसको तुम जो है कंटेंट में उसका एक वर्ड फाइल है जो बना दो, है ना। तो ये भी क्या है, डेटा है जो मैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मॉडल है, जो मशीन बना रही हूँ, उसको हम, ये भी डेटा है जो देंगे। हम उसको टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा देंगे, है ना। तो अलग अलग डेटा के अकॉर्डिंग इसमें अलग अलग इसके डोमेन है। जैसा डेटा होगा वही ब्रांच, वही डोमेन है जो हाईलाइट हो रहा होगा। ठीक है, अगर हम पिक्चर की बात करेंगे तो हम कंप्यूटर विजन डोमेन की बात कर रहे हैं। हम लोग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा कि ये भी डेटा है जो मैं अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को दूंगी। तो अगर हम ऐसी अगर डेटा देने की बात कर रहे हैं तो हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल डोमेन की बात है जो कर रहे हैं। डेटा साइंस के अंदर इन तीनों को मैंने यहाँ पर है जो लिखा हुआ है, वर्किंग अराउंड ये न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक जो डेटा है, अगर हमें देना है हमारी मशीन को, मैं उसको टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा दे रही हूँ, तब मैं इस ब्रांच की बात है जो कर रही हूँ, ये डेटा साइंस ब्रांच के। ठीक है, इसके अंदर आगे चल करके आप डेटा साइंस के अंदर न्यूमेरिकल पाइथन यानी कि नमपाई पढ़ोगे, आप पैंडास पढ़ोगे, ठीक है, आप मैटप्लॉटलिब डेटा विजुअलाइजेशन जिसको कहते हैं, तो वो आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो जब आपका डेटा ऐसे कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में, अल्फा न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, तो हम डेटा साइंस डोमेन के अंदर में रह करके काम है जो कर रहे होंगे। जब हम विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं, विजुअल डेटा की, जिसमें इमेजेस वगैरह आ जाती हो, तब हम डेटा विजन की बात कर रहे हैं। जब हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पीच बेस्ड डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तब हम इसकी बात है जो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 डोमेन हैं जो हो गए किसके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। इसी डोमेन का मतलब इसका ही पहला डोमेन है जो हमारा चैप्टर है, दैट इज डेटा साइंस। अगला चैप्टर होगा डेटा विजन, उसके बाद वाला जो चैप्टर होगा वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग चैप्टर होगा। तो यही आपके सिलेबस के अंदर एक के बाद एक है जो दे रखे हैं। ठीक है, ओके। सो अभी तक हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन हो चुका है, एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है जो हो चुका है, देन हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, अब हम डेटा साइंस की तरफ बढ़े हुए हैं। ठीक है, ओके। सो तो यहाँ से हम लोग अपने डेटा साइंस ब्रांच या फिर डोमेन जिसकी हम लोग शुरुआत है जो करते हैं। अब डेटा साइंस की किताबी भाषा यहाँ पर कहती है कि इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, यानी कि ये कोई ऐसा नहीं है, इंटरडिसिप्लिनरी से यहाँ पर मतलब है कि एक जिसका संबंध एक से ज्यादा क्षेत्र या ब्रांचेस के साथ में हो सकता है। मतलब ये अपने आप में ऐसा नहीं है कि ये एक ही चीज के ऊपर काम कर रही है। डेटा साइंस मतलब ये साइंटिफिक मेथड्स का यूज कर रही है, ये स्टैटिस्टिक्स एल्गोरिदम्स का यूज कर रही है, क्या करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और एक्सट्रैक्ट करने के लिए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। कहाँ से? इतना सारा जो डेटा हम अपने मॉडल को, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन को है जो दे रहे हैं।
मतलब हमने अपने एआई मॉडल को, अपनी मशीन को क्या देना है? डेटा देना है। धड़ाधड़ बहुत सारा डेटा हमने उसको देना है। अब डेटा हमने उसको दे दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि इतना सारा जो हमने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा दिया है, उसमें से कुछ मीनिंगफुल चीजें हैं जो मुझे पता चले। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में जब इसी डेटा साइंस को एक्सप्लेन किया था, तो मैंने एक अच्छा एग्जाम्पल लिया था कि हम लोग वेदों को पढ़ते हैं ना, तो मैंने एक ऐसा मॉडल तैयार किया कि उसको सारे चारों वेद है ना जो मैंने उसके अंदर डाल दिए। ठीक है। अब वो चारों वेद मतलब सारा डेटा मैंने उसको दे दिया। अब मेरे को ना कोई ऐसी दवाई बनानी है, आयुर्वेदिक दवाई किसी बीमारी से रिलेटेड। तो मान लो उसमें किसी एक वेद के अंदर उसका जो है दिया रखा है, उसकी मतलब चीजें दे रखी है कि वो कैसे बनेंगे दवाई, है ना। तो अब वो जो मेरा एआई मॉडल है ना, अब इतने सारे डेटा में से मेरी दवाई बनाने के लिए कौन सा मीनिंगफुल डेटा होगा, कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सारा तो बनाना नहीं है ना। अब दुकान पे जाओगे सर्फ एक्सेल लेने, तो आप वही लोगे ना, पूरी दुकान थोड़ी खरीदोगे। तो इतने सारे डेटा के अंदर से वो उनमें से एक वेट ढूंढेगा और उसके भी आगे कितने सब पार्ट्स होंगे, उसमें देखेगा टिक टिक करके, अच्छा यहां से वो दवाई का तोड़ है जो निकलेगा, है ना। तो मीनिंगफुल डेटा निकला ना इतने सारे डेटा के अंदर से। तो वो जो मीनिंगफुल डेटा निकला वो कैसे निकला? बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स का यूज किया होगा, स्टैटिस्टिक्स और एल्गोरिदम्स का यूज करके एनालाइज किया होगा और एक्सट्रैक्ट किया होगा मीनिंगफुल डेटा। इस किताबी भाषा का ये मतलब है। ठीक है। तो डेटा साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है दैट डिप्लॉयज साइंटिफिक मेथड, स्टैटिस्टिक्स एंड एल्गोरिदम टू एनालाइज एंड एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। क्योंकि हमें मीनिंगफुल डेटा है जो निकालना है इतने सारे डेटा के अंदर से। गूगल पर तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, हम उस पर इंफॉर्मेशन डालते हैं कि मेरे को ये वाली चीज है जो बताओ। तो इतने सारे डेटा में से वो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए क्या चीज है, वो हमें हमारे तरीके से चीज है जो दिखाएगा। बस यही क्या है, डेटा साइंस है। अब डेटा जो हमारा है ना, वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और वो अनस्ट्रक्चर्ड भी है जो हो सकता है। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इसको हम थोड़े टाइम के बाद में इसी चैप्टर के अंदर है जो पढ़ने वाले हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड से आप एक तरीके से समझ सकते हो कि मैंने किसी टेबल के अंदर अपने डेटा को मेंटेन कर दिया, तो वो क्या है, मेरा स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे मान लो यूट्यूब पर वीडियोस पड़ी हुई है ना, तो ये क्या हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। तो हमारा डेटा क्या है, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से, स्ट्रक्चर्ड भी और अनस्ट्रक्चर्ड भी। ठीक है। तो ये डेटा साइंस की एक परिभाषा है जो हो चुकी है। आगे चलते हैं। आगे चल करके ना हमारे पास एक, हमारी बुक के अंदर एक रॉक पेपर सीजर का एक एग्जाम्पल है जो दे रखा है। इन्होंने कहा है कि एक एआई का गेम चैलेंज है। तो इसमें क्या है कि आप ये इसमें या आपकी बुक्स के अंदर भी इसका लिंक भी है जो लिखा होगा कि मतलब ये एक एआई मॉडल है, तो इसके साथ में आप रॉक पेपर सीजर है जो खेलोगे, तो क्या होगा कि ये जैसे आपने पहली बार खेला, दूसरी बार खेला, तो जितनी बार आप खेलोगे ना, जैसे आप 20 बार कम से कम खेल चुके हो, तो अब वो क्या होगा, मतलब आपने उसको खेल खेल करके ना अपना ही पैटर्न बता दिया कि नेक्स्ट टाइम आप क्या करने वाले हो। तो वो एक तरीके से गेस करेगा कि अच्छा अब आप रॉक पेपर सीजर में से किसको जो है मतलब बनाने वाले हो, या मतलब अगर आप गेम खेलोगे तो वो एक तरीके से गेस करेगा कि अगला गेस क्या होने वाला है। ठीक है। तो इसमें एक चैलेंज है कि भाई अगर आप 20 बार कम से कम खेल चुके हो ना, तो फिर ये हारेगा नहीं, क्योंकि ये अगला गेस कर लेगा। ठीक है। तो हम मतलब इसको खुद ही डेटा दे दे करके हमने हर तरीके के पैटर्न यूज कर लिए, है ना, 20-30 बार खेल लिया। अब उसको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट हमारा क्या होगा। तो ये एक एआई गेम है जिसको आपकी बुक्स के अंदर दे रखा है, तो आप उसको खेल करके देख सकते हैं। बाकी आपको इस गेम के थ्रू ये चीज समझानी है कि हम कैसे ज्यादा डेटा दे करके हमारे एआई मॉडल को कैसे ट्रेन कर रहे हैं, है ना। तो हमने जितना डेटा दिया, एक बार हम खेले तो मान लो वो हार गया, दूसरी बार हार गया, तीसरी बार वो जीत गया, चौथी बार वो हार गया, है ना। तो हमने उसको सारे अपने पैटर्न बता दिए कि हम ये तिगड़ापंथी है जो करने वाले हैं तुम्हारे साथ में। तो अब वो ट्रेन हो गया, उसको पता चल गया कि हमारे दिमाग में क्या प्लानिंग चलती है, तो बस अब वो हारेगा नहीं। ओके। अब हम बात करते हैं डेटा साइंस के अंदर उसकी एप्लीकेशंस की। फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन, इंटरनेट सर्च और ऑटो कंप्लीट, वेबसाइट रिकमेंडेशंस, मेडिकल डायग्नोसिस, डिजिटल मार्केटिंग या टारगेटेड मार्केटिंग। अब यही नहीं है, इसके एप्लीकेशंस आप अलग अलग बुक्स में अलग अलग पढ़ोगे, क्योंकि ऑफ कोर्स डेटा साइंस कोई छोटा सा फील्ड नहीं है। अभी की डेट में बात करें तो हमारी नस नस में कह लो कि ये रग रग में है जो बस चुका है डेटा साइंस। हमें मतलब लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन
फिर भी हम लोग डेटा साइंस का यूज है जो आज की डेट में कर रहे हैं। मतलब इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कह लो कि चाहते ना चाहते हमारे जो है आज की बेसिक लाइफ के अंदर सुबह उठने से लेकर शाम तक जो है यूज हो रही है। तो यस, वो दिन दूर नहीं जब हम ट्रांसफॉर्मर जैसी मूवीज देख रहे थे और कैसे हम ह्यूमन स्लेव बने हुए थे, है ना। सो यस, अगर हम इसका अच्छे ढंग से यूज नहीं कर पाए तो यस, वो दिन दूर नहीं, लेकिन हमें ऐसे दिन लाने नहीं है। इसीलिए आपको ये चीजें बड़े ढंग से अच्छे से पढ़ाई जा रही हैं कि हम अपनी मशीन को एक अच्छा डेटा, मीनिंगफुल सेंसिबल डेटा दे करके उसको उस तरीके से, मतलब उसकी परवरिश करके उसको एक अच्छा जो है एक मॉडल बनाए उसका। ओके, सबसे पहले फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर आता है। अब देखो, इसके अंदर एक पहली लाइन ना बड़ी अच्छी लिखी हुई है। कहता है कि फाइनेंस में, एक एक लाइन का मतलब समझाऊंगी, आप किसी भी बुक से पढ़ रहे होंगे, आपको बड़े ही सरल तरीके से, टाइम लग जाएगा लेकिन चीजें ढंग से होंगी। फाइनेंस एंड डेटा साइंस आर इनसेपरेबल, आप दोनों को अलग नहीं कर सकते। फाइनेंस की बात करोगे तो फाइनेंस में क्या है, डेटा की बात हो रही है। डेटा साइंस में किसकी बात हो रही है, डेटा साइंस में डेटा की बात हो रही है। तो दोनों फील्ड एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप दोनों को अलग नहीं कर सकते हो, अलग कर दिया तो फिर उस तरीके से बात है जो नहीं बनेगी। तो फाइनेंस और डेटा साइंस आर इनसेपरेबल एज बोथ फील्ड आर कंसर्न विद डेटा, क्योंकि दोनों का संबंध है जो वो किसके साथ में है, डेटा के साथ में। फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट सेक्टर दैट मेक्स मल्टीपर्पज यूज ऑफ डेटा साइंस। अगर हम डेटा साइंस का यूज करते हैं फाइनेंस के साथ में, तो कह लो कि हमारे जो काम है ना वो निखर करके है जो आएंगे। ऐसा नहीं है, कुछ साल मतलब 50-100 साल पहले भी जो है फाइनेंस की बात होती थी, लेकिन अब हम जैसे जैसे धीरे धीरे अपने टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, वैसे वैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस जैसे जैसे हमारे, मैंने कहा ना, निजी लाइफ के साथ जुड़ती हुई जा रही है, तो बैंकिंग सेक्टर के साथ में इसका जो है ताल्लुकात आप कह लो कि हो रहा है। तो निखर करके जो चीजें हैं, जो इसके लिए चले एक एग्जांपल लेते हैं। आपको लोन सेंक्शन कराना है, ठीक है, तो आप लोन ले रहे हो एंड ऑफ कोर्स आप लोन ले रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि जो बैंक वाले हैं तुम्हारी शक्ल देख करके तुम्हें लोन है जो दे देंगे, नहीं। तुम जाओगे, तुम क्या प्रोवाइड कराओगे उस बैंक को, डेटा प्रोवाइड कराओगे, है ना। तो तुम अपना डेटा उसको दोगे, तो बहुत सारा पेपर वर्क है जो होगा। आप अपनी पिछले कितने सालों की आप उसको इनकम है जो दोगे, आपने इनकम टैक्स कब कब है जो भरा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप जो है दोगे। आपने मतलब सारा अपना डेटा है जो दे दिया, है ना, बैंक को। इतना सारा पेपर वर्क है जो होगा, ठीक है। उसके अंदर मतलब सारा आपका चिट्ठा निकाला जाएगा, आपका कितने बैंक के अंदर अकाउंट है, कभी आपका चेक बाउंस तो नहीं हुआ है ना। तो ये सारी चीजें उनको करनी पड़ेंगी। तो आप लॉट्स ऑफ डेटा है जो अपना दोगे बैंक वालों को, बहुत सारा पेपर वर्क है जो उसके अंदर होगा। अब अगर मान लीजिए आप ही की तरह, मतलब कितने सारे लोग हैं जो बैंक के अंदर जा रहे हैं डेली और लोन के लिए जा रहे हैं, और लोन, एक मैंने एग्जांपल लिया है, हजारों लोग हजारों तरीके के कामों के लिए बैंक के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। अब ये चीजें मैनुअली करनी पड़े तो हमें 50 बंदे रखने पड़ेंगे और टाइम भी इतना लगेगा, और उसकी एक्यूरेसी की कोई गारंटी भी नहीं है ना। अब हमें मतलब फ्रॉड चेक करना है, कोई रिस्क तो नहीं है कि इस बंदे को मैं लोन दूं कि ना दूं। तो इसके लिए डेटा साइंस है ना, क्या करेगी, डेटा साइंस के थ्रू, मतलब अगर हम डेटा साइंस का यूज करते हैं तो वह एनालाइज करके अपनी एल्गोरिदम्स का यूज करके एक मीनिंगफुल डेटा हमारे लिए तैयार है जो करेगी कि भाई इस बंदे को लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। उसको हम लोग जज कर पाएंगे। जो उस बंदे ने इतना सारा डेटा दिया है, उसे एक सेंसिबल, एक मीनिंगफुल हमारा एक डेटा बाहर निकल करके आ जाएगा, जैसे हम लोग ये देख पाएंगे कि अच्छा ये बंदा लायक है, अब इसमें कोई रिस्क नहीं है। तो रिस्क डिटेक्ट हो जाएगा अगर हम डेटा साइंस का यूज है जो यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो डेटा साइंस एक तरीके से हेल्प करेगा इन बैंकिंग कंपनीज को उस बंदे का डेटा सेग्रीगेट करने में, क्योंकि उसकी बहुत सारा डेटा होगा ना। जैसे इसके अंदर एक लाइन लिखी है, सेग्रीगेट द डेटा ऑन कंज्यूमर प्रोफाइल, एक्सपेंडिचर, उसकी हिस्ट्री हो गई। मैंने कहा ना, आपका मतलब कोई चेक बाउंस हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब हर चीज, आपने इनकम टैक्स भरा है कि नहीं भरा है ना। आपका कहीं खर्चा बहुत ज्यादा हो और आपकी इनकम बहुत कम हो, ऐसा तो नहीं है ना। तो हर तरीके से जांच पड़ताल है जो करेगी, और वो जांच पड़ताल अगर डेटा साइंस यहाँ पर इन्वॉल्व है तो वो चीज क्या हो जाएगी, इजीली हो जाएगी, इजीली भी हो जाएगी। और उसके अंदर क्या है कि अगर कोई रिस्क या फ्रॉड है तो वो भी डिटेक्ट है जो हो जाएगा कि भाई ये बंदा कहीं पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगा, है ना।
तो इसकी हिस्ट्री किस तरीके से रही है, तो सारी चीज़ें चेक है जो करी जाएंगी। तो यहाँ पर बहुत मेन रोल है जो हमारी डेटा साइंस प्ले कर रही है जब हम फाइनेंस सेक्टर की, बैंकिंग सेक्टर की बात है जो करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर हम बैंक में ट्रांजेक्शन वगैरह भी ये जो कराते हैं, तो उसमें भी थोड़ी बहुत गड़बड़ सी हो जाती है ना, कि 2-4 बार अगर मान लीजिए वो फेल हो गया ट्रांजेक्शन या कुछ भी ऐसी गड़बड़ आती है, तो उसी टाइम पर हमारे पास मैसेज आ जाता है, या बैंक के पास भी है जो ऑफ कोर्स मैसेज है जो जाता होगा, है ना। तो ये मतलब कहने का है कि यहाँ पर किस तरीके से एक मतलब सेफ ट्रांजेक्शन है जो, है ना। तो कहने का मतलब है कि डेटा साइंस यहाँ पर एक बहुत अहम इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले कर रही है, अगर हम फाइनेंस सेक्टर की बात है जो करेंगे चलेंगे। और इंटरनेट सर्च और ऑटो कंप्लीट, आपने देखा होगा कि हमारे जो सर्च इंजन है, अगर हम गूगल की बात करते हैं, बिंग की बात करते हैं, जो भी हम सर्च इंजन यूज करते हैं, तो ये सारे सर्च इंजन भी क्या है, डेटा साइंस का यूज करते हैं। आपने मान लीजिए अभी कोई मेडिसिन को सर्च है जो किया, है ना, तो आपने मेडिकल मेडिसिन को पढ़ा, ठीक है। अब आप उसी टाइम पर अगर 2 लेटर भी है जो लिखते हो ना, तो नीचे आपके पास में आ जाता है कि अच्छा आप ये चीज है जो सर्च कर रहे हो, है ना। तो वो जब नीचे आएगा ना आपके पास में रिकमेंडेशन, तो उसमें वो मेडिसिन ही देगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आप अभी मेडिसिन सर्च कर रहे हो तो अभी आप मूवी तो सर्च करोगे नहीं। तो आपने जो पास्ट में सर्च की है चीजें, ठीक है, मैंने उसको सर्च किया, अब मैं उसी वक्त अगर 2 लेटर भी किसी चीज के लिखती हूँ ना, तो वो नीचे मुझे रिकमेंडेशन दिखाएगा ना, वो मेडिसिन की ही दिखाएगा, क्योंकि अभी तो मेडिसिन सर्च कर रहे थे, कभी तो मूवी या कोई, है ना, सर्च तो नहीं करोगे। तो इससे मतलब यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, यहाँ पर भी डेटा साइंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है जो बेसिकली हो रहा है। तो हमारे सर्च इंजन भी है जो ऐसे यूज करते हैं, हमारी सर्च हिस्ट्री के बेसिस पर ही हमारे पास में रिकमेंडेशन है जो आएंगी। अब मान लीजिए मैं जिस तरीके से सर्चिंग करती हूँ, या मैं जिन जिन वेबसाइट्स पर क्लिक करती हूँ, तो ऐसा मेरे पास मेरे अकॉर्डिंग आएगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई डाला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 10 कुछ करके आपने डाला, या कोई भी आपने चीज, जरूरी नहीं कि जो मैं गूगल पर डाल रही हूँ चीजें और आप डाल रहे हैं और कोई चौथा बंदा डाल रहा है, उन सबको सेम ही रिजल्ट है जो आएगा। नहीं, जैसे हम लोग सर्च कर रहे हैं हमारी हिस्ट्री के बेसिस पर हमें जो है रिजल्ट शो होगा। तो यहाँ पर भी क्या है कि हमारा डेटा जिस तरीके से जा रहा है इनके पास में, हमारे ब्राउजर्स के पास में, हमारे सर्च इंजन के पास में, तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास भी हमारे रिजल्ट है जो हमें शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बताने की कोशिश हो रही है, बाकी आप किताबी भाषा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर भी डेटा साइंस का यूज हो रहा है। अब हम वेबसाइट रिकमेंडेशन की बात करते हैं। आपने अमेजोन, फ्लिपकार्ट और नेटफ्लिक्स, इन सबको यूज है जो ऑफकोर्स किया होगा। अब ऐसा है कि अगर मैं जिस ब्रांड को, जिस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा सर्च कर रही हूँ अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट पर, अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड या एक्टर हीरो से रिलेटेड मैं मूवीज़ को ज़्यादा सर्च कर रही हूँ नेटफ्लिक्स पर, तो मुझे मेरे ही अकॉर्डिंग आगे रिकमेंडेशन है जो मिल रही होंगी। ठीक है, मतलब रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारा खाना है, लेकिन आपको आपके अकॉर्डिंग ही खाना मिलेगा, है ना, क्योंकि आपने उस तरीके का खाना ऑर्डर किया है। तो वैसे ही यहाँ पर अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, इन सब पर क्या होता है कि आप जा रहे हो, आप कुछ भी जो सर्च कर रहे हो ना, वो सारा डेटा क्या है इनके पास में सेव होता जा रहा है। तो आपको उसी तरीके से डेटा रेकमेंड होगा। अगर मान लीजिए मैंने बीबा का कोई प्रोडक्ट है जिसको मैंने सर्च किया और मैं उससे 4-5 बार शॉपिंग भी है जो कर चुकी हूँ, तो मेरे पास उसी की ज्यादा रिकमेंडेशन है जो आएगी, क्योंकि उसको पता है कि मेरा जो चॉइस है वो बीबा के प्रोडक्ट के ऊपर है ना। तो अब मेरे पास उसी की रिकमेंडेशन ज्यादा आएगी। तो ऐसे ये भी डेटा साइंस का यूज है जो कर रहे हैं। तो आप आपका हर क्लिक डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं उनको। आप जो भी चीज सर्च कर रहे हो, आपने कुछ भी लिखा, अब अगर ग्रोसरी का सामान ज्यादा खरीद रहे हो तो आपको उनके ऊपर ऑफर्स ज्यादा है जो वहां पर दिखाई देंगे, उनकी रिकमेंडेशन है, उनकी अलग अलग वेराइटीज हैं जो आपको ज्यादा डिस्प्ले है जो होंगी, है ना। वही है ना कि जैसे आज की डेट में अगर आपको जानना है कि एक इंसान कैसा है, तो उसका यूट्यूब ओपन करके देख लो, वो जिस तरीके की वीडियोस देखता है ना। अगर वो मोटिवेशनल वीडियोस देखता है तो आपको ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर उसकी सर्च में दिखाई देंगे। अगर वो ज्यादा अगर हम बच्चों की बात करें, हमारे घर में बच्चे हैं, तो अगर बच्चों को मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें हमें कार्टून ज्यादा है जो दिखाई देंगे, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर कि कैसे हम लोग हमारी हर क्लिक पर, हमारी हर सर्चिंग पर हम अपनी चॉइसेस सामने वाले को बताए जा रहे हैं, है ना। तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास सर्व हो रहा है हमारा डेटा, है ना। तो फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, तो यहाँ पर भी हमारी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, हमारी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग हमें परोसा जा रहा है, हमें हमें परोसा जा रहा है
जो हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है, या जो हम खरीदना चाह रहे हैं, तो वैसे प्रोडक्ट, वैसी ही रिकमेंडेशन हमें परोसी जा रही है, क्योंकि हमने खुद ने ही अपना डेटा है जो उनको दिया है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। मेडिकल और डायग्नोसिस कैसे फील्ड है जो पीछे रह सकता है, यहाँ पर भी है जो डेटा साइंस का यूज है जो हो रहा है। किसी मेडिसिन का कोई जो है आगे उसकी डिस्कवरी करनी है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड डेटा हम दे देंगे और फिर उस मेडिसिन की ऑफकोर्स डिस्कवरी है जो हमारा एआई प्रोडक्ट या फिर एआई मशीन है जो कर रही होगी। तो अलग अलग तरीके से मेडिकल साइंस के अंदर भी डेटा साइंस इन्वॉल्व है। किसी बीमारी से रिलेटेड हमें सर्च करना है कि इस बंदे को इस तरीके से ये बीमारी है जो हो गई है, तो अब हम उस मॉडल को, जो भी एआई मॉडल की बात कर रहे हैं ना, तो उसको उस पेशेंट की सारी हिस्ट्री, सारी पीछे उसको कब कौन सी बीमारी हुई, कितने टाइम में उसको ठीक हुई है ना, तो ये सारी चीज़ें और पेशेंट्स की क्या हिस्ट्री रही है इस पर्टिकुलर बीमारी के ऊपर, है ना, तो ऐसे करके जब सारा डेटा उसको मिलेगा, तो ऑफ कोर्स वो प्रिडिक्शन है जो कर पाएगा कि हाँ, इस बीमारी से रिलेटेड ये दवाइयाँ हैं जो हो सकती हैं एक इस पर्टिकुलर जो पेशेंट है उसके लिए। तो इस तरीके से डेटा साइंस आप कह लो इन्वॉल्व है हमारी मेडिकल साइंस के अंदर भी। आगे चलते हैं और हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की और टारगेट एडवर्टाइजिंग की बात है जो करते हैं। अगर डिजिटल मार्केट की बात करें तो ये डिजिटल मार्केट ही है। हम अगर इंटरनेट चला रहे हैं तो साइड में हमें कोई प्रोडक्ट है जो खरीदने के लिए बार बार उसका रिकमेंडेशन आ रहा है, या फिर एड्स आ रही हैं बार बार, तो वो सारी डिजिटल मार्केट के अंदर ही है जो ये सारी चीजें जो आ जाती हैं। और अगर हम बात करें ना डिजिटल मार्केटिंग की, तो डेटा साइंस जब से साथ में अटैच हुआ इसके, तब ये जो फील्ड है वो बहुत ज्यादा ग्रो है जो किया है। क्यों? क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि जो मेरे को एड्स दिख रही है वही आपको दिख रही है ना। अब टारगेट एडवर्टाइजिंग से यही मतलब है कि कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है। जैसे मैंने मान लो मैं कोई फ्लैट सर्च कर रही हूँ, है ना। अब इतने सारे यूजर्स हैं, वो सब यूजर्स को फ्लैट्स के जो रिकमेंडेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, वो नहीं दिखाएगा। अब जिन जिन लोगों ने फ्लैट सर्च किए हैं वो उन्हीं उन्हीं लोगों को क्या करेगा, दिखाएगा। तो इससे क्या है, सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट है जो बढ़ता है ना। मान लीजिए वही फ्लैट वाला एग्जाम्पल, अब सारी ऑडियंस को दिखा दिया, तो अब मान लो 20 बंदे हैं जो उस वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, तो सबको है जो दिखा दिया। अब सब जरूरी नहीं है कि सब फ्लैट सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सबको दिखाने की बजाय अपने टारगेट ऑडियंस चूज करेगा कि अच्छा ये बंदों ने अपनी पास्ट हिस्ट्री में फ्लैट्स को सर्च किया है, तो अब इन्हीं को ही है जो रिकमेंडेशन दिखाते हैं। तो इससे क्लिक थ्रू रेट, सीटीआर है जो इंक्रीज होगा। क्लिक करेंगे ऑफ कोर्स यूजर, क्योंकि अगर ऐसे 5 लोग हैं तो 4 लोग तो ऑफ कोर्स क्लिक है जो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो भी उसी चीज की नीड में है, ठीक है। तो ऐसे अपनी टारगेट ऑडियंस है जो ढूंढी जाती है डेटा साइंस का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो डेटा साइंस यहाँ पर भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल है जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर प्ले कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारी चीजें हो गई। अब हम अगली क्लास में एआई जो प्रोजेक्ट साइकिल हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था उसको हम लोग थोड़ा सा और रिवाइज है जो करने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर उसको हम देखेंगे एंड दोबारा से रिवाइज करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि डेटा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस मॉडल के लिए जिसको हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड यस, सब्सक्राइब करिए चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड बस इतनी सी चीज कर दीजिए।